भाई कितना प्यारा लग रहा है ये हाथी भाई गुस्सा ना हो जाए एकदम नहीं होगा गुस्सा। ये सामने जो चाय के बागान देख रहे हो ना, यही चाय की चुस्की हम सुबह सुबह लेते हैं। चाय चाइना की नहीं है, चाय ऑलरेडी हमारे पास थी, बस ये नाम पड़ गया चाय। क्या हाल है भाइयों? गुड आफ्टरनून गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। एक और नई वीडियो, एक और नई ट्रिप। पहले एक बार इस टेबल को सेट करते हैं भाई, नीचे जाते हैं और फिर अपने थोड़ी बातें शातें करेंगे और अपनी अगली ट्रिप की शुरुआत करेंगे। तो भाइयों, ईरान को घूमने के बाद ईरान के जो लास्ट 2-3 दिन थे वो इतने मैं घूम ही नहीं पाया। शुभम आ गया था, उस कारण से शुभम के साथ इधर उधर दिन चले गए। आपने थोड़ा बहुत पार्ट देखा होगा शायद शुभम वाला, जब हम एयरपोर्ट से जा रहे थे। तो एयरपोर्ट के बाद भाई मैं पहुंचता हूँ दिल्ली में हम सब ने नवंकुर की शादी अटेंड की, और नवंकुर की शादी अटेंड करने के बाद मैं इधर घर पे आ गया गुवाहाटी में। जब मैं दिल्ली में था तो भाई मैंने दिल्ली में जापान का वीजा अप्लाई कर दिया था। तो अभी जो मेरा पासपोर्ट है वो जापान एम्बेसी में है, और उसके बाद फिर वो यहाँ पे गुवाहाटी भेज देंगे घर पे, क्योंकि वो मैं कोरियर सर्विस ले ली थी VFS से। तो तब तक अब मेरे पास टाइम था, मैं जापान के बारे में रिसर्च कर रहा था कि यार अब की बार थोड़ी अच्छी ट्रिप करके आएंगे जापान और कोरिया की। तो मैं ठीक है। तो उसके बाद है ना मैं घर पे आया, फिर थोड़ी बहुत जापान रिसर्च चालू हुई थी कि कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए। लगभग 15 दिन का प्लान बना रहा हूँ मैं जापान का। फिर बीच में मैं थोड़ा सा ऐसे देखने वेखने लग गया। जापान वॉर में जो वर्ल्ड वॉर 2 था उसके बारे में मेरी थोड़ी दिलचस्पी कुछ ज़्यादा ही है, तो वो रिसर्च करने लगा। तब मुझे है ना अपने इंडिया का एक एरिया दिखता है, और इंडिया में भी भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया जहाँ पे मैं अभी हूँ, अपना पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी 2 जगह, नागालैंड और अरुणाचल, और साथ में एक जगह है लीडो, डिगबोई और मार्गरेटा। इस एरिया के अंदर है ना, यहाँ से रिगार्डिंग मेरे वर्ल्ड वॉर 2 में कुछ रिसर्च सामने आई। वहाँ पे भाई मैंने जब उसके अंदर थोड़ा रिसर्च की, तब पता चला कि भाई उस एरिया में ऐसी ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो ना मैं हिस्ट्री में पढ़ाएगी, ना मुझे कभी पहले पता थी। लेकिन भाई उसके अंदर आपको ड्रग्स मिलेंगे। ड्रग्स यानी पुराने टाइम में जो ओपियम वाला रूट था, किस तरीके से अंग्रेज़ों ने चाइना को बर्बाद किया, फिर उसके बाद किस तरीके से जब चाइना के ऊपर जापानीज़ कंट्रोल आ गया था, तो उसके बाद किस तरीके से असम से कोयला निकाल के, असम से तेल निकाल के बर्मा के थ्रू चाइना के ऊपर अटैक किए गए ताकि जापान उसको पूरे तरीके से कंट्रोल ना कर सके। किस तरीके से फिर बाद में ओपियम ट्रेड चला, किस तरीके से भाई उस एरिया के अंदर इंसर्जेंसी हुई, और किस तरीके से एक रोड ऑफ बोन्स। आई थिंक आपने काफ़ी वीडियोज़ देखी होंगी जब उधर रशिया में ओमियाकोन में गया था, या फिर आपने नवंकुर की भी वीडियो देखी होंगी, शुभम की वीडियो देखी होंगी, या फिर काफ़ी और जो ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर उनकी वीडियो देखी होंगी। उन्होंने एक वीडियो बनाई थी एक जगह के ऊपर जिसे बोलते हैं रोड ऑफ बोन्स। ये साइबेरिया का एक रोड है जो याकूत से लेके आई थिंक मगादान तक जाता है। उस रोड के ऊपर आई थिंक कह रहे हैं कि काफ़ी लोग मर गए थे, 10 से 15 हज़ार बोलते हैं लोग उस रोड को बनाने में मर गए थे। उन लोगों को उसी रोड के नीचे दफना दिया गया था। सेम वैसा सा ही रोड भाई अपने इंडिया में भी एग्जिस्ट करता है। इस रोड का नाम है स्टिलवेल रोड टू हेल। वो जो रोड है वो स्टार्ट होता है अपने इंडिया में असम के अंदर एक जगह है लीडो से स्टार्ट होके वो रोड जाता है कुनमिंग तक। 1700 किलोमीटर का ये वाला जो रोड देख रहे हो ना, इस रोड को बनाने में लगभग 30 से 40 हज़ार अपने सैनिक लगे थे, जिसमें चाइनीज सैनिक भी थे, जिसमें इंडियन सैनिक भी थे, जिसमें थोड़े बहुत ब्रिटिश आर्मी के भी थे, और इसमें भाई अमेरिकन सेना के भी लोग थे। और इस रोड को बनाने में कई लोग कहते हैं कि 10 से 15 हज़ार लोगों की मौत हुई है। ऑफिशियल रिकॉर्ड बताता है 4 से 5 हज़ार, लेकिन कुछ जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो मौत बताते हैं 10 से 15 हज़ार। तो इस टाइप की जो जगह है उन जगहों को मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। तो एक जगह है विजयनगर, ये है अरुणाचल का ये पार्ट। ये देखिए छोटा सा कि डंडा सा निकला हुआ है ना अपने अरुणाचल के मैप में, यहाँ तक ये लास्ट टाउन पड़ती है विजयनगर। ये भाई 2022 से पहले तक रोड से कनेक्टेड ही नहीं था। ज़्यादातर जो सर्विस थी वो या तो खच्चरों के थ्रू जाती थी या फिर भाई हवाई सेवा। फिर जाऊंगा मैं ये जो लीडो, मार्गरेटा, डिगबोई, यहाँ पर जहाँ पर पुराने टाइम के केव्स मिलेंगे, जहाँ पर पुराने टाइम की माइंस मिलेंगे, जहाँ पे एक पुराने टाइम की रेलवे लाइन थी जो बर्मा तक कनेक्टेड थी, जो अब बिल्कुल भी बंद हो चुकी है। फिर मैं जाऊँगा नागालैंड के कोनियाक गाँव के अंदर, जहाँ पे भाई आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये वाली मेरी ट्रिप होने वाली है। और एक बात और, ऐसा माना जाता है कि जो ट्रिनिटी टेस्ट हुआ था, ओपनहाइमर मूवी आपने जो देखी होगी, ट्रिनिटी टेस्ट के दौरान अमेरिका ने एटॉमिक न्यूक्लियर बम बनाए थे। उन न्यूक्लियर बम को जापान के ऊपर गिराने का प्लान था। पहले वो जो बम थे वो इंडिया के थ्रू पहले इंडिया में आने थे, इधर से वाया सी, फिर इंडिया से वो बर्मा जाते, और बर्मा से चाइना के थ्रू वहाँ से फिर जो
कौन से प्लेन थे अमेरिका के, B-29 ये जो भी प्लेन थे, उन प्लेन के थ्रू जापान के ऊपर गिर रहा था। लेकिन जो इस एरिया में मौसम इतना ख़राब था तो उस कारण से लॉजिस्टिक प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई थी, अमेरिका को ये वाला प्लान कैंसिल करना पड़ गया था। तो आप सोच लीजिए कि भाई इस टाइम में ये वाला एरिया खास करके वर्ल्ड वॉर के टाइम पर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। और उसी हिस्ट्री, उसी एडवेंचर और उसी चीज़ को देखने मैं जा रहा हूँ। आई थिंक इस टाइप की स्टोरी आपने देखी नहीं होगी। मैं कोशिश करूँगा कि इस टाइप की वीडियोस थोड़ी अलग तरीके से बनाने की कोशिश करूँ। तो उसके लिए भाई पैकिंग हो चुकी है। कल रिलायंस फ्रेश में जाकर थोड़ा बहुत सामान खरीद के आ गया था। कैंपिंग वैम्पिंग ऐसे कुछ एक्सट्रीम में होने वाली नहीं है, लेकिन चाय वाय का सामान मैंने ले लिया है। इसके अंदर भाई मेरे कपड़े हैं और ये भाई थोड़ी रिसर्च कर रखी थी मैंने, थोड़े नोट्स टाइप हैं। ये चाय वाय बनाने के लिए टेबल और ये सब, ये इतना सा ही सामान है। और अब आ चुका है भाई टाइम मेरा यहाँ से निकलने का। तो अभी शाम के 3:30 हो चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट आज आगे तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा। वैसे मेरा प्लान था सीधा मोन विलेज जाने का, लेकिन यहाँ तक आज मैं नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि 10 घंटे का सफ़र है गुवाहाटी से ये। तो आज मेरा प्लान है कि मैं जाऊँ काजीरंगा तक। काजीरंगा में एक रात को रुकूंगा और सुबह सुबह कल मैं सफारी करने का सोच रहा हूँ, एलिफेंट सफारी। पहले मैं सोच रहा था कि यार ये एनिमल क्रूरल्टी है ये सब, फिर मुझे याद आता है कि यार ये तो हिपोक्रेसी होगी। एक तरफ मैं जानवर खा रहा हूँ, मैं चिकन खाता हूँ, मैं मटन खाता हूँ, और दूसरी तरफ मैं ज्ञान पे लूँ एनिमल क्रूरल्टी के ऊपर कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरे को एक बार यार हाथी के ऊपर बैठना था, तो अब मैं तो इस बात के ऊपर बोल ही नहीं सकता। आई डोंट डिजर्व, मैं ये बात बोलना तो सबसे बड़ा हिपोक्रेट बन जाऊंगा। तो इसीलिए मैं अब जबान बंद कर रहा हूँ अपनी। मुझे एक बार एलिफेंट सफारी करनी थी, वो मैं देख लूँगा। तो मैं पहले सामान रख के आ जाता हूँ यार, क्योंकि 2 चक्कर तो लग ही जाएंगे। ये चेयर भी ले ही लेता हूँ, अब आके क्या ही काम करूँगा। ये अभी तक मैट मैंने अच्छे वाले नहीं डलवा रखे गाड़ी में। ये भाई आपका भाई तैयार, गाड़ी के अंदर अभी पेट्रोल लेना है गुवाहाटी से निकलने से पहले, और उसके बाद तो आपको पता ही है क्या है क्या नहीं है। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं भाई। फ्यूल लेवल इज लो, प्लीज फिल द टैंक इमीडिएटली। इस व्यू के साथ पहली बार चला रहा हूँ, कैसा लग रहा है ये? अभी यार गाड़ी के अंदर काफ़ी मॉडिफिकेशन करानी थी, लेकिन बीच बीच में बाहर वाली ट्रिप कर रहा हूँ तो अब टाइम मिलेगा नहीं। वैसे अब मेरा जो प्लान्स है ना वो थोड़े ज़्यादा टाइट से ही मान लीजिए आप। अभी ये वाला प्लान है, उसके बाद जैसे ही मेरा जापान वीज़ा आ जाएगा उसके बाद जापान और ताइवान का है। फिर यूँ मान लो इस ट्रिप के बाद मैं इंडिया में अगले सितंबर अक्टूबर तक कोई भी ट्रिप नहीं करने वाला हूँ। सारी ट्रिप बाहर की बाहर होंगी, बैक टू बैक। भाई अभी यहाँ पे पेट्रोल भरवा रहा हूँ, फुल करवाने वाला हूँ। और ये कौन सा रोड अभी एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं। पहाड़ चढ़ के अभी उस साइड है आसाम, इस साइड है मेघालय, तो थोड़ा यू टर्न लेके मैं आ गया था। ये मान लो 200 मीटर मेरे को बस उल्टा चलना पड़ा। मैं पेट्रोल भरवा के वापस से ईस्ट की तरफ जाने लग जाऊँगा। तो यहाँ पे है मेघालय के अंदर पेट्रोल है 94.34। 3000 का तो ऑलरेडी हो चुका है भाई। शाम होने को आ गई है और अभी जर्नी अपनी कंटिन्यू चल ही रही है। ये मान लीजिए 1 घंटा हो चुका है निकले हुए, 5 बज गए हैं। 3:45 बजे के आसपास निकले थे, तो लगभग 40-50 किलोमीटर तो दूर आ ही गया हूँ गुवाहाटी से। अभी एक जगह देख के मुझे होटल भी देखना है। होटल मुझे पहले देख लेना चाहिए था, लेकिन मैं यार गुवाहाटी में लंबे टाइम रुक जाता ना घर पे, तो और ज़्यादा टाइम लगता है। चलो रास्ते में कहीं पे जब कॉफ़ी वॉफ़ी पीऊँगा ना तब रास्ते में रुक जाऊँगा एक बार। वैसे अभी जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ इसका नाम AH1 है, एशियन हाईवे 1। बाहर के ऐसे नज़ारे हैं। अभी देख लीजिए आप, मई अप्रोच कर रहा है और यहाँ पे ना हल्की हल्की बारिश, अभी प्री मानसून टाइप जो बारिश हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। और मानसून एज़ कम्पेयर टू अपने बाकी इंडिया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर थोड़ा जल्दी आ जाता है और लंबा भी चलता है। और बारिश भाई इधर अच्छी खासी होती है लगभग स्टेट्स के अंदर। अरे ये होटल थोड़े इंटरेस्टिंग से लग रहे हैं। यहाँ पे रोक के कहीं पे कॉफ़ी या ब्लैक टी मिल जाएगी, मैं उसी में खुश हो जाऊँगा। कहीं पे रोक ही लेते हैं। तो भाई अभी यहाँ पे एक जगह पे रुका मैं। सबसे पहले तो मैंने एक आज रात के लिए गेस्ट हाउस बुक किया।
एक होम स्टे, वो बिल्कुल काजीरंगा के सामने है। और उनसे भी मैंने बात की कि यार आप मेरे लिए जो एलिफेंट सफारी होती है वो बुक कर देंगे। उन भाई साहब ने बोला तो है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप जब तक पहुँचेंगे तो आई थिंक वो मेरे लिए बुक कर देंगे। तो कल सुबह के एलिफेंट सफारी करके फिर मैं आगे की तरफ निकल जाऊँगा। अभी गुवाहाटी से यूँ मान लीजिए अब मैं 60 से 70 किलोमीटर आ चुका हूँ और ये बीच में एक जंगल सा पड़ता है। असम के अंदर है ना 2 कार्बी आंगलोंग पड़ते हैं। कार्बी आंगलोंग एक एरिया है जहाँ पर कार्बी ट्राइब के लोग रहते हैं। तो कार्बी आंगलोंग एक इधर पड़ता है जो वेस्ट कार्बी आंगलोंग है, और ईस्ट वाला आगे की तरफ पड़ता है जो काजीरंगा के बिल्कुल पास में है। तो अभी ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा थोड़ी सी दूर में, फिर पूरा नौगांव वो जाके फिर वापस से मैं काजीरंगा वाली एरिया में पहुँच जाऊँगा। यहाँ पे चाय पी ली थी मैंने हल्की सी। भाई ये चाय पी के भी है ना मेरा पेट इतना ज़्यादा हो गया कि इतनी ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर लेता हूँ मैं। लेकिन अब ये वाला भी सिस्टम है, ये ख़त्म करना पड़ेगा। दूध वाली चाय तो मैं स्ट्रीम में पीने ही नहीं पा रहा हूँ, वरना आपको पता ही है भाई 2-2 मिनट में मैं चाय के लिए रोक लेता हूँ। इस कारण से लेट भी होता हूँ और साला वेट भी इतना बढ़ जाता है कि क्या ही बताऊँ मैं। तो ये वाली भी जो एक आदत है ना बंद करनी पड़ेगी। भाई अभी काजीरंगा वाले रास्ते पे आ गया हूँ और इस रास्ते के ऊपर पंखा क्या है, स्पीड लिमिट है 40 की और दबा के है ना इंटरसेप्टर लगे हुए जो कैमराज है ना, स्पीड कैमराज। तो मैं अभी 42 के आसपास चल रहा हूँ और लेकिन ज़्यादातर जो गाड़ियाँ मेरे से आगे निकल के जा रही हैं। अब मेरे को डर भी लग रहा है कि यार ले लूँ या नहीं लूँ, समझ नहीं आ रहा है। और 40 की स्पीड में यार गाड़ी एकदम खाली रोड पे है ना चलाना बहुत अनकंफर्टेबल सा हो जाता है, अजीब सा लगता है। आज से पहले कभी ऐसे चला ही नहीं है मैंने। ये भाई मैं एक गेस्ट हाउस में पहुंच गया हूँ। काजीरंगा का एक गेस्ट हाउस है, सामने से 2 लेन रोड जा रहा है। भाई इसके ऊपर चलाने में क्या ही दिक्कत हुई थी। तो आज मैं रुक रहा हूँ भाई काजीरंगा फैमिली गेस्ट हाउस। यहाँ पे मुझे रूम मिल गया और सुबह के लिए इन्होंने मेरे लिए जो मेरी एलिफेंट सफारी है वो बुक कर दी इन्होंने मेरे लिए 5:40 की। तो मुझे 5:30 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा। ठीक है यार, एलिफेंट सफारी में मज़े आ जाएंगे। ये मेरा रूम है, नॉर्मल सा रूम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अंदर जाके रूम में है ना वो बाकी सेटिंग चेक करने लग गया था, क्योंकि अभी मैं शुभम का माइक यूज़ करने वाला हूँ। ये वाला माइक जो ईरान में मैंने माइक यूज़ किया था उससे भी अच्छा होने वाला है। तो यहाँ रुका हूँ मैं आज काजीरंगा फैमिली गेस्ट हाउस। और मैं पहली बार इससे है ना नाइट के टाइम पे अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ईरान में भी मैंने ट्राई किया था लेकिन ईरान में मुझे इतना मौका मिला नहीं था। तो इसकी नाइट का जो फुटेज है उसके बारे में मुझे बताना आपको कैसा लग रहा है। गाड़ी ये रही, अभी 2 मिनट पहले भाई बारिश रुके, बड़ी तेज़ बारिश आई थी। तो ठीक है भाइयों, गुड नाइट। यही था, अब रूम के अंदर जाके सो जाऊँगा। कुछ ऐसा स्पेशल तो अब है नहीं मेरे पास करने को लिए भी। सुबह 5 बजे उठ के अपने सफारी पे जाएंगे। गुड मॉर्निंग भाई और बहनों। भाई जिस चीज़ का मुझे डर था ना वही हो रहा है। सुबह उठा, मौसम तो काफ़ी सही है वैसे, देखिए 5:30 हो चुके हैं और 5:30 बजे यहाँ पे भाई इस टाइप की सुबह हो चुकी है। बाहर पशु, बाहर अपने पक्षियों के मस्त चहचहाने की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, और एक गेस्ट हाउस का व्यू फ्रॉम द आउटसाइड इन द मॉर्निंग। लेकिन डर एक चीज़ का था मुझे कि यार सुबह जब मैं उठूँगा बारिश ना मिले, और यही चीज़ हो गई भाई। सुबह उठते ही देखा तो बारिश हो ही रही थी। अब मैं किसी को जगाना नहीं चाहता तो इसको साइलेंटली खोल लेंगे। सबसे बड़ा डर यही था यार कि बारिश ना हो जाए। सुबह सुबह तो थोड़ी सी हो रही थी, अब लग रहा है कि रुक जाएगी। बाकी देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। वैसे काजीरंगा है ना यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से आता है, जो नेचुरल हेरिटेज है ना उसमें। 10 मिनट दिखा रहा है, 10 मिनट में अपने पहुंच जाएंगे। बढ़िया चल रहा है भाई, निकल चुका हूँ। स्पीड लिमिट का वापस से ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन रोड बहुत अच्छा है यार। और आई थिंक सही है कि बड़ा रोड नहीं बना रखा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रोड के ऊपर ना जो हैवी ट्रैफिक है उसको बंद कर देना चाहिए। हैवी ट्रैफिक अगर मान लो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो उसी के लिए अलाउ करें, वरना यार बहुत ज़्यादा जैम वैम सा लगा रहता है। मैं सोच रहा था मैं अकेला ही मिलूंगा, भाई जनता मेरे से पहले यहाँ पे आगे बैठी हुई है, भीड़ ठीक ठाक है। तो यहाँ पे पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी। तो भाई पहुँच चुका हूँ मैं। अब ये वाला कैमरा जाएगा गाड़ी के अंदर और मैं अब रिकॉर्ड करूँगा अपने फ़ोन से। फ़ोन का एक ट्रांसमीटर लेना, उसके बाद एकदम मैं गुड टू गो। ये भाई एलिफेंट सफारी का जो पॉइंट है वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। काफ़ी हाथी हैं यार। एक हाथी के ऊपर कितने बंदे बैठेंगे? 4।
अरे इतना डरोगे तो फिर फायदा नहीं, फोटो में फ्रेम में आएंगे नहीं आप। इधर इधर देखो मेरी तरफ, कुछ नहीं करता, बहुत है संभालने के लिए। नमस्ते, उसको बोलो नमस्ते। यस, सामने जाइए, सामने जाइए। हाँ, एक साथ एक साथ। इधर देखो मैडम, इधर देखो। नमस्ते, छू सकते हैं उसको, टच कर लीजिए। बैठ रहे हो क्या आप भी? और गजराज जी कैसे हैं आप? आप वैसे प्रॉपर शिलोंग से ही हैं? अच्छा, तो भाई अभी संदीप भाई के हाथी के ऊपर बैठे हैं, रूफ कली। इसको आपने ही ट्रेन किया था क्या? नहीं, दूसरा आदमी ट्रेन किया, मेरा इसको चला हुआ जाता था, नहीं हुआ, 4 साल हुआ है। अच्छा, ये भाई आगे राइनो स्पोर्ट हुआ है, सिंगल हॉर्न आयरनो। तो भाई काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर लगभग 104 के आसपास आपको टाइगर मिलेंगे और 2400 के आसपास आपको मिलेंगे राइनोस, जो सिंगल हॉर्न राइनो। दुनिया के 70% ऑफ द सिंगल हॉर्न राइनो आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलेंगे। यहाँ पे ट्राइबल्स बहुत है। ट्राइबल पीपल रहते हैं। ये देखिए भाई, 2 राइनो तो दिख गए हमें। वहाँ पे एक जंगली भैंस भी है। कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। नहीं डर लगता। भाई कितना प्यारा लग रहा है ये। ये हाथी भाई गुस्सा ना हो जाए एकदम। नहीं होगा गुस्सा। सबसे बड़ा यही है क्या? और है बड़ा, इससे भी बड़ा है? कितने साल का होगा? सिंगल लाइन हो जाइए, देखेगा मेरे दोनों पास सिंगल। इसका लाइफ कितना है? तो भाई ये वाला जो एक दिल्ली में अभी आपने देखी पूरी एलिफेंट सफारी, एलिफेंट सफारी इसको मैं कम बोलूँगा, एलिफेंट राइड बोलूँगा मैं। ये यहाँ से एंट्री होती है आपकी और यहीं से एग्जिट होगा। वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। आ गया हूँ भाई सफारी करके। यार सफारी से ज़्यादा है ना मुझे एलिफेंट राइड लगी। सफारी में तो क्या होता है कि यार आप काफ़ी लंबा रुकते हो। यहाँ पे मान लीजिए यार मैं 4:45 बजे पहुँचा था। मैं 4:45 बजे के बाद लगभग हाथी पे मैं बैठा हूँगा अराउंड 6:10 पे, 6:15 पर, और 6:45 बजे तो हम वापस आ गए थे। लगभग आधे घंटे की एक एलिफेंट राइड मान लीजिए। आज हम लक्की थे तो हमें सारे जानवर लगभग दिख भी गए थे। मतलब कि टाइगर तो बहुत रेयर चांसेस होता है कि इतनी पास आए, क्योंकि एक छोटा सा कॉरिडोर बना रखा है, उसी में चलते हैं। मान लीजिए अगर वो हाथी लगातार चलता है, रुके ना फोटो वोटो के लिए, तो हाथी वो पूरा डिस्टेंस 15 से 20 मिनट में कवर कर लेगा। और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, एक ढाबे के ऊपर जाके ब्रेकफास्ट करूँगा और वहाँ फिर आपसे थोड़ी सी बातें करूँगा और वहाँ फिर मैं आपको है ना पूरा एक रिव्यू बताऊँगा कि यार ये वर्थ है या नहीं है। मेरे हिसाब से मेरा क्या मानना है इसके ऊपर। अभी अगर लोकेशन की बात करें, अगर आपको एलिफेंट सफारी करनी है तो यही है लोकेशन। एक ही जगह से होती है, बाकी काजीरंगा के अंदर नहीं होती है। बागोरी एलिफेंट राइड पॉइंट। और ट्रिक ये क्या है कि इसको आप ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते, तो आपको हज़ारों वेबसाइट मिल जाएंगी। तो इट्स बेटर कि आप डायरेक्टली यहाँ पे आएँ। आई थिंक इसके 750 या 800 रुपये के आसपास की बुकिंग होती है, लेकिन मैंने बुकिंग अपने जो होम स्टे था उससे बुकिंग करवा ली थी, तो उसने 1200 मुझसे लिए थे, तो 300 उनका कमीशन हो गया था। तो नॉर्मली 800 से 900 रुपये के बीच में ये आपको मिल जाती है। डायरेक्टली आप यहाँ पे आके करेंगे तो आई थिंक और सस्ती मिल जाए, मे बी 750 की भी हो सकती है। यहाँ का जो ऑफिशियल प्राइस है वो मुझे पता नहीं है, किसी ने मुझे ढंग से बताया नहीं, क्योंकि मेरी जितनी भी बातें हुई थी वो हर कोई मुझे सेल करने की ट्राई कर रहा था। लेकिन जो मुझे पता चला सबसे लोवेस्ट जो एक बंदे ने मुझे बताया था कि वो 800 से 900 रुपये के बीच में है। अब चलते हैं भाई यहाँ से।
मौसम बहुत अच्छा है आज का, और इस मौसम ने है ना 4 चांद लगा दिए यार। गर्मी का नाम ही नहीं है, मौसम अच्छा था, ना पसीने वसीने आए, एकदम सुहाने से टाइम में अच्छी वो हो गई सफारी बोलो, राइड बोल लो। यूं ही चला चल रहा ही, यूं ही चला चल रहा ही, जीवन हसीन है ये दुनिया, मिलने को कोई कहीं मुझसे। ये भाई जो अब आपको इस साइड दिख रहे हैं ना सामने, ये है यहाँ के टी गार्डन्स, और इन टी गार्डन्स की भी भाई बड़ी पेनफुल सी हिस्ट्री है, और इन टी गार्डन के अंदर जो लोग काम करते हैं उनकी और ज़्यादा पेनफुल हिस्ट्री है। ये टी गार्डन्स हैं अंग्रेज़ों के टाइम के, और उसी तरीके से भाई फिर जो वो बाकी इधर लोगों की तरफ ट्रांसफ़र हो गए, पूरे शहर टाइप में बसे हुए होते हैं, उन्हीं के अंदर लोग काम करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन टी गार्डन्स के अंदर जो लोग काम करते हैं ना भाई, दे आर नॉट मोस्टली आर फ्रॉम हेयर। 19th सेंचुरी में जब अंग्रेज़ों को पता चला कि भाई असम के अंदर भी चाय होती है, तो उनके हाथ जैकपॉट लग गया, और पूरी दुनिया को भाई फिर वो असम के थ्रू चाय ट्रांसपोर्ट करने लगे। इसके पीछे की भी एक बहुत अलग स्टोरी है। सामने ये देखिए, ये जो एंटी हो रहा है, ये जा रही हैं अभी टी गार्डन के अंदर सामान को पिक करने, वो जो चाय की पत्तियाँ होती हैं उनको तोड़ने। और यहाँ पे जो लेडीज़ देखोगे ना आप, इनकी शक्लों को जब आप देखो तो आपको लगेगा कि यार ये लोकल नहीं है। तो हाँ जी, ये आपको थोड़ा सही लगेगा, क्योंकि मोस्टली टी गार्डन के अंदर जो काम करते हैं उनको बोलते हैं बगानिया कम्युनिटी। और बगानिया कम्युनिटी अंग्रेज़ थे, वो बदवा मजदूरी करके लेके आए थे फ्रॉम छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार। वहाँ से लेबर को ला के काइंड ऑफ मॉडर्न डे स्लेवरी टाइप ही मान लीजिए जो अंग्रेज़ों ने काम स्टार्ट किया था। अपने इंडिया के अंदर जितनी भी चाय कंज्यूम होती है ना भाई, वो आई थिंक आप मान लीजिए 50 to 60% असम से ही आती है। हाँ भाई, फाइनली मुझे एक जगह मिली गई थोड़ी भाग दौड़ से दूर, और अभी मैं एक टी गार्डन में आ गया हूँ। मेथानी करके इस टी गार्डन का नाम है, मेथानी टी स्टेट। ये सामने चाय के बागान देख रहे हो ना, यही चाय की चुस्की हम सुबह सुबह लेते हैं सुरड़ करके। और इंडिया के अंदर जैसे मैं बता रहा था, अपने इंडिया की 50 to 60% जो चाय की डिमांड है वो अकेला आसाम कंप्लीट करता है। आप दूर दूर तक देख लीजिए। अब जहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी कर रखी है सामने एक छोटा सा कैफ़े है। उन कैफ़े वाले अंकल से पूछा कि अंकल जी ये किसका है, तो पहले बोला कि ये पहले तो एक मारवाड़ी के होता था। यहाँ पे मारवाड़ी जो लोग हैं उनकी अच्छी खासी पहुँच है भाई, पुराने टाइम में आ गए थे तो तब से। तो जो मारवाड़ी भाई साहब थे वो थे पहले कलकत्ता के, मतलब राजस्थान से कलकत्ता आ गए थे। लेकिन अब इस टी गार्डन का जो ओनर है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो रिलायंस आई थिंक भाई हर इंडस्ट्री में ही घुस रहा है। तो उन बातों को छोड़ दें, अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि भाई मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। जो आज सुबह सुबह मैं एलिफेंट सफारी पे गया था, तो यार एलिफेंट सफारी को मैं बोलूँगा कि ठीक था। एलिफेंट सफारी के बजाय वो मेरे को है ना ऐसा लग रहा था कि एक एलिफेंट राइड हो गई। लगभग 30 से 40 मिनट तक थी वो, जिसमें आज मैं लकी था कि भाई मुझे वहाँ पे जंगली भैंसा भी दिख गया, कुछ 1-2 डियर की वैरायटीज़ भी दिख गई थी, और जिसके लिए मेन फेमस है ये नेशनल पार्क राइनोज, वो तो मुझे दिख ही गए थे। इस नेशनल पार्क के अंदर आपको लगभग 2400 के आसपास गैंडे मिलेंगे। तो लगभग आप छोटी से छोटी भी सफारी पे जाओगे ना तो भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको राइनो अच्छे खासे दिख जाएंगे। अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा या नहीं करूंगा तो वो एक है वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। पहले मुझे लग रहा था कि कहीं पे मैंने पढ़ा था कि गवर्नमेंट इस साल के बाद बैन कर देगी इसको, लेकिन मैंने जब वहाँ पे बंदों से पूछा तो उन्होंने बोला कि यार बैन वैन तो नहीं होने वाले। ज़्यादातर है ना वहाँ पे आपको मेल नहीं मिलेंगे, जिनके आपने देखा होगा जिनके बड़े बड़े वो टस्क थे ना वही मेल हैं, बाकी सब फीमेल थी। वो भाई साहब बता रहे थे कि मेल थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं तो इसलिए वो सफारी में यूज़ कर नहीं सकते। मैं भी जिस हथनी के ऊपर बैठा था वो एक फ़ीमेल थी जिनका नाम मैं भूल गया, वो स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, और उनकी एज थी लगभग 39। तो लगभग यहाँ पे 40 से 50 हाथी हैं, और ये सारे के सारे हाथी प्राइवेट है। इन हाथियों को ओन करते हैं कुछ अलग लोग, फिर लोग उनको एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लाते हैं और यहाँ पे फिर उनसे काम वाम लेते हैं। एंड आई थिंक 31 मई के बाद जो नेशनल पार्क है काजीरंगा वो बंद हो जाएगा टिल अक्टूबर, क्योंकि मानसून आ जाएगा और बारिश के टाइम पर भाई नेशनल पार्क के जाना, अंदर जाना खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सीन है भाई। ये सारे के सारे टी गार्डन्स देख लीजिए आप, ये अंग्रेज़ों के बसाए हुए थे, अंग्रेज़ों ने बनाए थे। अंग्रेज़ भाई इस चाय के बड़े दीवाने थे। जब उन्हें पता चला कि भाई चाइना से चाय आ रही है
तो चाइना के साथ उनके ओपियम वॉर चलने लग गए, और जब चाइना के साथ उनके ओपियम वॉर चल रहे थे तब उनको पता चला कि असम के अंदर भी लोग चाय बहुत पहले से यूज कर रहे हैं। पहले अपने को ऐसा लगता था कि जो चाय है असम के अंदर वो चाइना से आई थी, अंग्रेज लेके आए थे, लेकिन अंग्रेजों को बाद में पता चला कि यहाँ पे असम के अंदर कुछ लोकल ट्राइब्स थी, वो इस चाय के पत्ते को पीने के लिए यूज नहीं करते थे, कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए यूज करते थे, और इसका चलन भाई 400-500 सालों से पहले ही चलता आ रहा था। तो असम के लोग प्राउडली ये बोल सकते हैं कि नहीं भाई, चाय चाइना की नहीं है, चाय ऑलरेडी हमारे पास थी, बस ये नाम पड़ गया चाय। और चाय के पीछे भी है ना एक मस्त सी कहानी है। जितने भी देशों के पास चाय वाया सी रूट पहुंची है, वहाँ पे चाय का नाम मिलेगा आपको टी, मतलब जो ते वाला प्रोनाउंसिएशन है। और जितने भी देशों के पास चाय पहुंची है वाया लैंड रूट, वहाँ पे आपको मिलेगा नाम चाय। तो इंडिया में चाय आई वाया लैंड, तो इसका नाम पड़ गया चाय। आप अरेबिक दुनिया में भी जाओगे, वहाँ पे भी टे बोलते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के पास चाय पहुंची थी वाया लैंड रूट। तो ये जो टी है इसके दो प्रोनाउंसिएशन है। एक आई थिंक चाइना में ही चाय को ना दो तरीके से बोलते हैं, एक को बोलते हैं ते और एक को बोलते हैं चा। तो अपन ने पकड़ लिया चा वाला, अंग्रेज़ों ने पकड़ा ते वाला। वो दोनों अलग अलग एरिया के प्रोनाउंसिएशन है, अलग अलग एरिया के एक्सेंट में बोला जाता है, अलग अलग एरिया के दो नाम है। तो भाई इस एरिया के पास बड़ी प्यारी हिस्ट्री है। तो अंग्रेज़ों को जब यहाँ पे चाय वाय के बागान लगाए तो उन्होंने भाई इस एरिया के अंदर उन्होंने फिर कोयला भी डिस्कवर कर लिया, फिर इस एरिया के अंदर उन्होंने पेट्रोलियम भी डिस्कवर कर दिया, और इस रूट पे उन्होंने रेलवे लाइन बिछा दी। और फिर उसके बाद उन्होंने असम को और पूरे नॉर्थ ईस्ट को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया कि क्या ही बताऊं। एक टाइम में भाई अंग्रेज़ हर साल यहाँ पे उस टाइम की वैल्यू के हिसाब से 2 से 3 मिलियन पाउंड का बिजनेस करते थे सिर्फ चाय के दम पे। और अब तो ये इंडस्ट्री आई थिंक 10 से 15 हज़ार करोड़ की बन चुकी है, इतनी बड़ी बन चुकी है। तो आप सोच लीजिए भाई इंडिया के अंदर कितनी चाय जाती है, कितनी चाय पीते हैं हम, वो सारी की सारी भाई हम इधर से ही सप्लाई करते हैं। 50 to 60%। इतनी खतरनाक है यहाँ की चाय की इंडस्ट्री। अभी थोड़ी देर में मैं यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगा। आज की जो मेरी डेस्टिनेशन होने वाली है, मेरा जो नागालैंड का ILP था, इनर लाइन परमिट, वो भी आ चुका है। तो आज मेरी डेस्टिनेशन होगी मोन विलेज, मोन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और कल मैं जाऊंगा मोन से लोंगवा विलेज। लोंगवा विलेज इज़ द विलेज ऑन द बॉर्डर ऑफ म्यांमार, जहाँ के लोगों के पास 2 कंट्री की सिटीजनशिप है। बेसिकली दे आर इंडियन सिटीजन्स, लेकिन उनको फ्री मूवमेंट है, वो बर्मा के अंदर भी जा सकते हैं। वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, काजीरंगा के अंदर है ना टोटल आई थिंक 3 से 4 टाइप की सफारी होती हैं। एक है बर्ड वॉचिंग, जिसके लिए स्पेशली एक ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर बाकी जानवरों के कुछ हो ना हो, लेकिन वहाँ पे आपको बर्ड्स बहुत ज़्यादा दिख जाएंगे। दूसरा है आपको बोट सफारी, जिसमें इन स्पीड बोट के थ्रू आप इन जगहों पर विजिट करोगे, और भाई ये भी एक अच्छा तरीका है काजीरंगा को एक्सप्लोर करने का। फिर है एलिफेंट सफारी, जो मैंने की थी, और फिर फाइनल आ जाती है जीप सफारी, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। और इन सारी की सारी सफारीज को आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। तो बस भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो पहली वीडियो थी मेरी इस प्यारी वाली सीरीज़ की, जिसके अंदर मैं इंडिया के एक ऐसे पार्ट के अंदर जा रहा हूँ जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और वो सब आप अब नेक्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट करोगे।